What is CNS? Crigler-Najjar syndrome. क्या है ये क्रिगनर-नजार सिंड्रोम? CNS की कितनी किस्में हैं? टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाए? CNS में कौन सा ब्लड लेवल इंक्रीज होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसको कैसे डायग्नोज किया जाए? और जब ये डायग्नोज हो जाए तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है, और इन लेवल को कैसे कम से कम रखा जाए? क्या इस दौरान कोई मेडिसिन दे सकते हैं? लेवल्स कितने होने चाहिए जिससे हम ये पता चल सके कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? क्या टाइप 1 या टाइप 2 मालूम करने के लिए कोई जेनेटिक टेस्ट है? CNS की वजूहात क्या हैं? अगर CNS की बरवक्त ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? फोटोथेरेपी क्या है, कैसे दी जाए, और फोटोथेरेपी के ज़रिए, सन बाथ के ज़रिए कैसे लेवल कम किए जाएं? इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आने वाली वीडियो जो CNS के बारे में वो आपको बर वक्त मिले। क्रिगनर-नजार सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि रेयर डिजीज़ है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और मेरा पर्पज़ ये है कि जिस तरह से हम बाकी बीमारियों का सब लोगों को ऐसे पता है, इसी तरह जैसे निमोनिया है, जैसे टाइफाइड है, किसी को अपेंडिक्स हो जाती है, तो सबको पता है कि उसके लिए उन्होंने डॉक्टर के पास जाना है और इसका बर वक्त इलाज करवाना है। लेकिन क्रिगनर-नजार सिंड्रोम ऐसी रेयर डिजीज़ है कि अभी तक पाकिस्तान में, इंडिया में, जो एशिया, इनमें बहुत कम लोगों को इसका पता है। और मेरी इस कोशिश का मकसद ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो बच्चों को बचा सकें। और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है और इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमें ये पता होगा कि ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है और कैसे इसको दिखाना है। तो हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन बहुत से पेरेंट्स, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस चीज़ की मालूमात नहीं है। तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर एक इसके बारे में मालूमात मिल सके। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि पेरेंट्स को इससे फ़ायदा मिल सकता है, और इसमें सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी बताई जाएंगी। जो पेरेंट्स जिनका CNS के बच्चे ट्रीटमेंट हो चुका, उनका इलाज हो चुका है, वो अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे। तो इस सब चीज़ों को देखने और सुनने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्रिगनर-नजार में क्या नुकसान हो सकता है अगर बर वक्त फ़ोटोथेरेपी ना दी जाए, सन बाथ ना दिए जाएं? क्या मसाइल हो सकते हैं? कर्निकटस क्या है और कर्निकटस कैसे होता है, कितने लेवल हो जाएं बिलिरुबिन के तो कर्निकटस होता है? इन सब को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो से आपको इस बीमारी के बारे में मालूमात मिले। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारों में किसी न किसी को इस बीमारी का ना पता हो और उनके बच्चे इलाज से महरूम रह जाएं। क्रिगनर-नजार सिंड्रोम टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, और ये है क्या चीज़? क्रिगनर-नजार सिंड्रोम ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है। वो कैसे होती है
जब इंसानों के अंदर एक अल्लाह ताला ने नॉर्मल प्रोसेस रखा है कि जहाँ पे हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होती है, जो उसके ओल्ड सेल्स होते हैं 120 दिन के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है। तो जो ब्रेक डाउन होके तो जो हीम बनती है, बिलीवर्डीन बनती है, ग्लोबिन अलग हो जाता है और हीम अलग हो जाती है, तो उससे जो सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस जाके लिवर में जो एक एंजाइम होता है जिसको UGTI1A है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है मज़ीद वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, जो कि लिवर से निकल के जो ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में और स्टूल में। तो उसकी वजह से यूरिन और स्टूल का, छोटे पेशाब का और बड़े पेशाब का कलर येलो होता है। अब जिन लोगों में क्रिगनर-रजार्ड सिंड्रोम टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, उसमें ये होता है कि ये जो सब्सटेंस है या तो सिरे से नहीं होता या फिर थोड़ा होता है। अब टाइप 1 में जो होता है वो सिरे से नहीं होता और टाइप 2 में जो है वो पार्शल मौजूद होता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जहाँ पे अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तो जो उनका जो बच्चा होगा उसके अंदर जो है ना वो CNS आएगा और तब वो कैरियर हो जाएगा और उसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई हो जाएगा। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 ये वही उसके आगे रेयर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है वो हाई लेवल होता है ब्लड में, जिसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं। बिलिरुबिन नॉर्मली जो बनती है बॉडी में, जो मैंने बताया कि ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हर 20 दिन के बाद वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसके नतीजे में जो येलोश सब्सटेंस बनता है वो लिवर में जाके कंजुगेट होता है, कंजुगेट होके वो एक्सक्रीट होता है। तो इसमें क्रिगनर-रजार्ड में ये होता है कि वो कंजुगेट नहीं होता, दोबारा से वो जो है ना वो ब्लड में सर्कुलेट करता है। अब जब ब्लड में सर्कुलेट करता है वो जो एंजाइम वहाँ पे UGT1A1 ये जीन से ये म्यूटेशन हो जाती है, या तो पार्शली म्यूटेज होगी या कंप्लीट होगी। पार्शली वाला टाइप 2 होगा, जिसमें कंप्लीट होगी वो टाइप 1 होगा। अब ये एक स्लाइड है, इसको देखिए कि कैरियर पेरेंट है तो आगे से नजार अफेक्टेड बेबी पैदा होता है। अब इसका इंट्रोडक्शन ये कब से इस बीमारी को जो है ना ये मार्ज़ वजूद में आई और इसके बारे में पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी है। ये वर्ल्ड ओवर जो है ना इसका बहुत ही रेयर है, 100 में से कोई एक बच्चा नजार पैदा होता है इससे। तो ये हुआ कब से है? ये जो पहली दफ़ा इसको रिकग्नाइज़ किया गया तो 3 जो इन्फेंट्स थे, 3 बच्चे, 3 कपल के जो ब्लड रिलेटिव्स थे उनके यहाँ जो है ना रिपोर्ट किया गया कि उनके यहाँ जो क्रिगनर-रजार्ड इस हाई बिलिरुबिन के जो बच्चे पैदा हुए। तो ये जो फर्स्ट रिपोर्टेड मेडिकल लिटरेचर था 1952 में डॉक्टर निजार्स और क्रिगनर ने किया। इन 1962 डॉक्टर अरेज ने रिपोर्ट किया माइल्डर वर्जन ऑफ दिस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का जो उन्होंने माइल्ड केस पेश किया और जिसको आजकल टाइप 2 क्रिगनर-रजार्ड सिंड्रोम कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस एज में ये सिम्टम्स पैदा होते हैं? इसके सिम्टम्स अर्ली एज में होते हैं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो तीसरे चौथे दिन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में उसके नॉर्मल जो बिलिरुबिन होता है हाई होता है। इसमें मिस डायग्नोसिस इसलिए हो जाता है कि सबको लगता है कि जो न्यू नोटल जॉन्डिस होता है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, वो फर्स्ट मंथ तक रहता है। अब मेरी इस प्रेजेंटेशन और मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इतना लाइट ना लें जॉन्डिस को। हम जाने कि हर जॉन्डिस जो है वो नॉर्मल नहीं होता या फिजियोलॉजिकल नहीं होता। कुछ जॉन्डिस जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल भी होते हैं, उसकी कोई ना कोई पीछे रीज़न हो सकती है। इसलिए ज़रूर जो है ना डॉक्टर्स के पास जाएं और चेकअप करवाएं। अब जो नॉर्मल जॉन्डिस होता है वो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उसके जो लेवल्स होते हैं वो खुद ब खुद डाउन हो जाते हैं। वो ABO इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी हो सकता है और वो जो वो वाला जॉन्डिस होता है वो ऑटोमेटिकली उसके लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं। लेकिन क्रिगनर-रजार्ड सिंड्रोम में ये होता है कि उसके लेवल्स फोटोथेरेपी के साथ हाई रहते हैं और 1 माह के बाद
फिर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो जो फिजियोलॉजिकल होता है वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी जॉन्डिस को नॉर्मल नहीं लेना, उसके लिए ज़रूर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। इसकी जो मेन रीज़न है वो म्यूटेशन ऑफ जीन्स है, और इसकी जो इम्पेयरमेंट होती है वो कंजुगेशन नहीं होती। और किस वजह से, जो पहले मैंने बताया कि वो एंजाइम जो है वो डेफिसिट होता है, उस एंजाइम्स की वजह से वो कंजुगेट नहीं करता, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो हाई रहती है और ब्लड में सर्कुलेट करती है, और ब्लड में सर्कुलेट करते हुए ये ब्रेन की तरफ जब जाती है तो बेजल गैंग्लियंस में जो ब्लड जो बैरियर है वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो इस तरह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब बिलिरुबिन इसका हाई हो तो अर्ली एज में फोटोथेरेपी स्टार्ट की जाए और सन बाथ दी जाए। उससे ये होता है कि बिलिरुबिन जो है वो ब्रेक डाउन होगी, यूरिन और स्टूल से निकलेगी और उस लेवल तक रहेगी कि जो उसके न्यूरोलॉजिकल ब्रेक डाउनिंग है, जिसमें कर्निक्टस हो जाता है, और कर्निक्टस में बच्चा पैरालाइज हो जाता है। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी इंटरव्यू और उनकी भी वीडियोस आएंगी जिनके बच्चे पैरालाइज हो चुके और उन्हें बाद में पता चला कि अगर वो टाइमली फोटोथेरेपी दे देते हैं, डॉक्टर्स को भी बहुत से केसेस ऐसे हैं कि अगर डॉक्टर बताते भी हैं तो हमारे अवेयरनेस ना होने की वजह से फोटोथेरेपी, अगर किसी एक गवर्नमेंट सेक्टर में मैं एक पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्हें फोटोथेरेपी मिल चुकी थी लेकिन उन्होंने टाइमली नहीं दी, और इवेंचुअली वो अपने बच्चे को पैरालाइज और कर्निक्टस के साथ लेके चल रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा टाइप 2 है और एक टाइप 1 है। टाइप 1 वाला जो है उसे कर्निक्टस हो चुका है। तो अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज और अवेयरनेस होगी तो हम फोटोथेरेपी दे के बच्चे को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बचा सकते हैं उसको कर्निक्टस से। ये पिक्चर दिखा रही है कि किस तरह से आरबीसीज टूटते हैं। तो ये जो है ना लिवर में आते हैं, और लिवर में जो एक एंजाइम है UGTI1A1 उससे वो कंजुगेट करता है, और कंजुगेट करने के बाद जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे ये यूरिन स्टूल में एक्सक्रीट होता है। ये इसमें जब बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन हाई होता है, जब एक अंदर मैकेनिज्म ही नहीं है, जो ब्रेक डाउनिंग हो रही है वो अंदर ही स्टोर हो रही है, तो उसके लिए वो उसकी स्किन जो भी बेबी होता है उसकी बहुत येलोश होती है, आई येलोश होती हैं। फोटोथेरेपी के साथ और सन बाथ के साथ ये उसका नॉर्मल लेवल रहता है कि उसको जो ब्रेन डैमेज ना कर सके। ये पिक्चर्स हैं डिफरेंट, ये सारी जो मैंने पहले बताई कि ये हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन में बनी, बिलीवर्डिन बनी, बिलिरुबिन बनी। इससे बिलिरुबिन जो है वो एक तरफ एल्ब्यूमिन हुआ, एक तरफ बिलिरुबिन। अब वो लिवर में गई, लिवर में जो एंजाइम है कैटालिस्ट करता है वो ब्रेक डाउन करता है UGTI1A1। अब वो बिलिरुबिन जब नहीं होती तो वो डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ब्लड में सर्कुलेट करती है, तो उसमें अगर म्यूटेड है तो टाइप 2, टोटली म्यूटेड है टाइप 2, अगर पार्शियल म्यूटेड है तो टाइप 1 होता है। तो वो अनसॉल्युबल वाटर होता है, वो इस वजह से यूरिन स्टूल में एक्सक्रीट नहीं होती। अब टाइप 2 और टाइप 1 में अब मैंने डिटेल में बता दिया है कि ये क्या होती है। अब इसका डायग्नोज कैसे है? शुरू में तो इसका डायग्नोज नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए जो है कोई ऐसी टेस्ट नहीं है, इसलिए जो उसके बिलिरुबिन लेवल हैं उसके ऊपर ही डायग्नोज किया जाता। बिलिरुबिन लेवल कितने होने चाहिए, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 350 माइक्रो मिलीमोल पर लीटर, जो कि मिलीमोल में 20 मिलीमोल 19 मिलीमोल बनता है। 19 मिलीमोल से हाई जो होता है वो लेवल 2 होगा, और 19 मिलीमोल से जो लेवल कम होगा 19 मोल जो कि 350 मिलीमोल है, उससे कम वाला टाइप 2 होगा। उससे ज़्यादा वाला टाइप 1 है और उससे कम वाला टाइप 2 है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या किया जाए? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होती है उसमें फोटोथेरेपी है और सन बाथ है। फिर उसके साथ लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है वो लिवर ट्रांसप्लांट है, और साथ ही जीन थेरेपी भी अब इस पे प्रोसेस में है। इंशाल्लाह कुछ सालों में जीन थेरेपी भी आ जाएगी। इसके साथ क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं? इसके साथ कुछ जो टाइप 2 है वो फिनोबार्बिटाल से भी रिस्पॉन्स करते हैं, और उसके साथ उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। तो
आज पहली वीडियो में उसकी जो CNS क्या है इसकी मैंने डिटेल बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक एक डिटेल्स आपको इस CNS के बारे में बताएंगे और इसको शेयर कीजिए ताकि डिज़र्विंग पेरेंट्स के पास पहुँचे और इसकी ऐसे ही अवेयरनेस हो जिस तरह से हमारे पास टाइफाइड की है, जिस तरह से निमोनिया की है, ताकि हम इसको सीरियस लें और अपने बच्चों को बचा सकें। बच्चे जो पैरालाइज हो जाते हैं, जिनको कर्निकटस हो जाता है, उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से होता है। और पेरेंट्स की अगर पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होगी कि ऐसे बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं तो वो इसको सीरियस लेंगे, उसको फोटोथेरेपी देंगे, उसको सन बाथ देंगे और डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो एक इंसानियत जो है, एक इंसान बच सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों के साथ ये इश्यूज़ हैं। आई होप सो कि मेरी ये कावश आपको पसंद आई होगी और इसको आप लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करें, और जो इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं आप उसके बारे में बताएं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी।